अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप प्रीवियस लेक्चर आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट जो है वो आपका है एयर पैसेज। हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, एयर पैसेज में मैंने आपको एयर पैसेज ही पढ़ाया था और रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो है लंग्स वो रह गया था। आज हम ह्यूमन लंग्स के बारे में स्टडी करेंगे कि लंग्स का क्या फंक्शन है रिस्पायरेशन में, सांस लेने के अमल में लंग्स का क्या अमल दखल है। द लंग्स। अब लंग्स क्या होते हैं? लंग्स हमें हमेशा सुनते हैं सांस लेने के अमल में जो है प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व होते हैं। हमने प्रीवियस पढ़ा है एयर पैसेज। एयर पैसेज जो है वो आपका एंड हुआ था बैलून लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एल्वोलाई कहते हैं। एक साइड पे प्रेजेंट तमाम एल्वोलाई जो हैं वो मिलकर एक लंग्स बनाती हैं। और आपके ह्यूमन बीइंग में दो लंग्स यानी पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक रीजन में। चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड द रिब मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। 12 पेयर ऑफ रिब्स से जो है वो आपकी चेस्ट कैविटी भी बनी जो आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इसको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डोम शेप थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं डायाफ्राम, जो प्रेजेंट होता है लंग्स से नीचे, जो आपका थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन और थोरेसिक रीजन को सेपरेट करता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, इसको डोम शेप स्ट्रक्चर यानी डायाफ्राम कहते हैं। द लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज़ 2 लूप्स। लेफ्ट वाला लंग्स जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है राइट वाले से और उसकी 2 लॉब्स होती हैं। राइट वन जो है वो लार्जर इन साइज होता है और उसकी 3 लॉब्स प्रेजेंट होती हैं। दे आर स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं और इलास्टिक ऑर्गन है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। लंग्स आल्सो हैव अ ब्लड वेसल्स दैट आर द ब्रांचेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। लंग्स के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्ट्रियूल्स में चेंज होती हैं यानी आर्टरीज की ब्रांचेज होती हैं और फिर वेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ईच लंग इज इनक्लोज बाय 2 मेम्ब्रेन्स। लंग के बाहर जो है वो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। जो इनर साइड पे होती है वो इनर प्लेयोरल मेम्ब्रेन और जो आउटर होती है बाहर की तरफ वो आउटर प्लेयोरल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन इनक्लोजेज ऑफ। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है, जो लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब लंग्स एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं तो इनकी मूवमेंट जो है उसको लुब्रिकेट करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है फ्लूइड प्रेजेंट है जो लुब्रिकेशन का काम करता है। वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अगर हम देखें तो फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। फिजिकल मूवमेंट यानी आपकी फिजिक, आपका डायफ्राम मूव कर रहे हैं, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को ब्रीदिंग यानी सांस लेना कहा जाता है। इसकी 2 मेन फेजेज हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन यानी इंस्पायरेशन के दौरान रिब्स मसल्स जो हैं, रिब्स के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। एट द सेम टाइम डोम शेप डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ जाता है लोअर्ड। और इस मूवमेंट की वजह से जो है वो आपके थोरेसिक रीजन में सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, विच रिड्यूसेस द। अब लंग्स पे प्रेशर कम हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो एयर जो है वो एंटर होती है आपके लंग्स में। The air from outside rushes into the lungs and equalize the pressure on both sides. दोनों साइड्स में जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज करता है। उसके बाद है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इनटू द लंग्स, जैसे ही एयर जो है वो लंग्स में एंटर होती है तो इम्प्योर एयर जो है वो एक्सपेल आउट होती है, वो उसको ऑक्सीजन एंटर होता है, इम्प्योर एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसको एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे रिब्स जो हैं, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे रिब मसल्स रिलैक्स होते हैं। यहाँ पे डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा होता है और यहाँ पे डायाफ्राम दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिंग है और इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। डायाफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स एंड गेट्स इट्स रेज डोम शेप। और डोम शेप जब ऊपर की तरफ थोड़ी सी होती है तो लंग्स यानी थोरेसिक रीजन में जो है सरफेस एरिया कम हो जाता है और लंग्स पे प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है और जो लंग्स में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर ह्यूमन ब्रीदिंग की हम बात करें तो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। नॉर्मली जो है एक बैठा हुआ इंसान एक रेस्ट में बैठे हुए
इंसान जो है वो 16 से 20 दफ़ा रिस्पायर कर ब्रीदिंग करता है, सांस लेता है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ लोग जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपस्टेयर जा रहे हैं, तो उनमें जो है ये रेशो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। रिस्पायरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अब रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा कॉन्शियस है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन के बारे में कि जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो when we do excess or hard muscle job, muscle cells carry out cellular respiration at greater rate. It results in the production of more carbon dioxide. यानी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है सेलुलर रिस्पायरेशन की वजह से। दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और स्टिमुलेट द रेस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन आपके ब्लड में इंक्रीज करती है तो आपका रिस्पायरेटरी सेंटर, ब्रेन में रिस्पायरेटरी सेंटर को मैसेज जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गई है। द रिस्पायरेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू द रिब मसल्स एंड डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। रिब मसल्स के पास जो है वो मैसेज आता है कि कॉन्ट्रैक्ट करें, डायफ्राम और मसल जो है वो मूव करें, जिसकी वजह से ब्रीदिंग का जो रेट है वो इंक्रीज हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। During exercise or other hard physical work, the breathing rate may increase up to 30 to 40 times. Normally 16 to 20 times है, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट जो है वो 30 to 40 टाइम्स ज़्यादा होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ब्रीदिंग, डिफाइन ब्रीदिंग और उसके अलावा डिफाइन डायफ्राम, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन का डिफ्रेंसिएशन, ये आपका रिटन टास्क है, इसको आपने कंप्लीट करना है। अल्लाह हाफिज़।